अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। चूँकि समय का अभाव है इसलिए बहुत वो बातें करने की जरूरत नहीं है, मुख्य बातें ही रखे हैं। हमारी तैयारी भी भुवन कोश पे ही थी, लेकिन अभी पूर्व वक्ता भी उसी तरह की बातें की हैं, उसको फिर रिपीट करने का कोई बहुत तात्पर्य अर्थ नहीं है। तो मैं मुख्य अपने जो बिंदु हैं उन पे आता हूँ। सबसे अधिक तो मुझे परेशान किया हुआ है विज्ञान शब्द। हम सभी लगातार विज्ञान को अपने वैदिक ज्ञान में खोज रहे हैं, ठीक भी है, लेकिन मैंने जो समझा, जो जितनी मेरी बुद्धि है, विज्ञान जो शब्द है उसको जो उसका जो डिफिनीशन है, हमें लगता है कि आधुनिक विज्ञान का कुछ और है, हमारा कुछ और है। हमारे यहाँ विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है, वहां पर भी है यही, लेकिन जब इससे अगले पायदान पे हम चलते हैं तो वो क्रमबद्ध, परीक्षण युक्त और जो उसको प्रमाणित करे, उसके जो प्रमाण है वहां पे अंतर आने लगता है। क्योंकि हम 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि। वह प्रत्यक्ष को मानते हैं, अनुमान को भी कहीं कहीं स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आगम प्रमाण वहां पे वो हमसे एकदम डिफर हो जाते हैं, जहां तक मैं समझ पाया। अस्तु, उस पे बहुत चर्चा करने की मेरा विषय नहीं है। अब भुवन कोश पे हमें चर्चा करनी थी। वस्तुतः भुवन कोश है क्या? इसमें सृष्टि आरंभ इत्यादि और जो उसके लोक, उसके द्वीप और जो पर्वत इत्यादि हैं, सागर हैं, उनका पूरा वर्णन हमें प्राप्त होता है। उनका पूरा विस्तृत वर्णन करने का हमें कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। वह यही से आप समझ सकते हैं कि वेद में उसका प्रारंभ हमें मिल जाता है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, इस मंत्र से। उसके बाद आप देखेंगे तो आचार्य भास्कर के ग्रंथ में पूरा एक अध्याय ही है भुवन कोश। इसके बाद पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इस पे लिखा है भुवन कोश के नाम से। हमारे एक आचार्य अभी हैं श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, इनका एक ग्रंथ है भुवन कोश विमर्श, उसको पढ़ सकते हैं। तो उसकी बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं। अब कुछ ऐसे जो मुख्य बिंदु हैं जो विज्ञान भी मानता है और हमारे यहाँ भी हैं, उसको मैं बस आपके सामने रख लूंगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा। देखें, जब पूरी दुनिया में कई तरह की चर्चाएं थी, आधुनिक विज्ञान प्रारंभिक अवस्था में था, तब हम देखते हैं कि पृथ्वी का भ्रमण को लेकर के बहुत कंफ्यूजन था लोगों में। कोई जानता नहीं था कि पृथ्वी भ्रमण करती है या नहीं। आज के लोग मानते हैं कि कोपरनिकस, जो 1473 वगैरह में है, फरवरी 1473 में उनका है जन्म, उनको माना जाता है। लेकिन उनसे 1000 साल पहले हमारे यहाँ आर्यभट्ट इस बात को कहते हैं, अनुलोम गतिर्नौस्थः पश्यत्य चलम विलोमगम यद्वत् अचलानि भानि तद्वत् सम पश्चिम गानि लंकायाम, एकदम स्पष्ट। उसके बाद आगे ग्रहों के भगण के क्रम में एक शब्द उनका आता है, प्राणे नैति कलाम्भो, यानी एक प्राण तुल्य समय में, एक प्राण का मैं बता दूं आपको, आजकल के 4 सेकंड के बराबर होता है। पृथ्वी 1 कला दूरी चलती है। वृत्ताकार परिपथ में टोटल 21,600 कलाएं होती हैं, ठीक है। उसको जब आप करेंगे तो 24 घंटे में वो गति आपको मिल जाएगी। लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ? आधुनिक विज्ञान कोपरनिकस का जो है वह एक सिद्धांत अब आगे चलता है, फिर वह क्या करते हैं, आगे वाले वैज्ञानिक इसके कक्षीय भ्रमण को भी खोजते हैं, उसके सिद्धांत को स्थापित करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्वयं उन्हीं के साक्षात शिष्य लल्ल उनका खंडन कर देते हैं, वह सिद्धांत वहीं रह जाता है, उससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसके बाद आगे दूसरी बिंदु को हम देखें तो न्यूटन, इनको हम पाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के जन्मदाता है। लेकिन इनसे लगभग 550 साल पहले भास्कर, और भी बहुत श्रीपति वगैरह में भी है यह चीजें, ब्रह्मगुप्त में भी है,
लेकिन मुख्य रूप से इनको मैं कोट कर रहा हूं। भास्कर लिखते हैं, आकृष्ट शक्तिश्च महितयायत क्षिप्तम गुरुम स्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पततीव भाति समय समन्तात् त्वपतत्वियं खे। यानी आकाश में क्षिप्त या जो भी चीजें हैं उसको पृथ्वी अपने आकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वो स्थापित करते हैं। और लेकिन इसको माना किसको जा रहा है? आज की न्यूटन महोदय का देन है, लेकिन वह उसके सिद्धांत बनाते हैं, हम वहीं पर रुक जाते हैं। यह अंतर मुझे दिखता है। हमारे यहाँ फिर उससे आगे उस पर कोई विशेष कार्य, क्योंकि दोनों का देखिए ध्येय अलग है। आधुनिक विज्ञान का और हमारे विज्ञान का ध्येय अलग है। अस्तु, तो अभी से 2 मिनट है कि 2 मिनट पूर्ण हो गया? अच्छा ठीक है। तो ध्येय क्या अलग है कि आधुनिक विज्ञान का या भौतिक विज्ञान पे उनका पूरा जोर है, और हमारे वहां जीवन विज्ञान है। हमारे यहाँ पूर्व जो आपको मोक्ष तक जिसको हम लोग मानते हैं, यानी कि आप पर ब्रह्म तक जाने का विज्ञान है। यह मूल मुझे जो समझ में आया है अंतर है दोनों में। और इसके बाद तो बहुत सी बातें हैं, अभी भी नहीं मानने वाले तो कुछ नहीं मानते हैं। एक समुदाय हम ही लोगों में है जो अभी भी पृथ्वी को चपटी माने हुए है? जबकि आजकल फोटो से लेकर के सारे डाटा आपके पास हैं। हमारे यहाँ उस समय आचार्य वैदिक ऋषि लगत स्पष्ट कर दिए हैं उस समय कि वृत्तस्य षण्णवत्यंशो भागः दंडवत परिदृश्यते। किसी भी वृत्त का 100वां हिस्सा, हालांकि हो तो 96वां ही जाता है, ये भी आया है, लेकिन 100वां हिस्सा दंडवत हो जाएगा, वो चापीय नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमारी पृथ्वी जो है, यदि समाम कुरोदर सन्निभा भगवती दर्दि तड़ि छिते, इसीलिए हमारी पृथ्वी गोल होते हुए भी हमको चपटी दिखती है। ये हमारे सभी आचार स्थापित किए हुए हैं, लेकिन है। अस्तु, समय भी बहुत ले लिया, अभी गुरुजनों को सुनना है।